Today we see activity number 4 to check the presence of dust particle. Activity number 4 is find a sunny room in your school home. Close all the doors and windows with curtains pulled down to make the room dark. Now open the door or a window facing the sun just a little in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit. Look carefully at the incoming beam of sunlight. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें एक क्लोज रूम लेना है और क्लासरूम ले सकती हूँ या तो स्कूल का कोई भी क्लासरूम या घर का कोई भी कमरा जिसको हमें क्या करना है, बिल्कुल क्लोज कर देना है, सारे डोर्स और विंडोज बंद कर देनी है और फिर उसमें से ऐसी विंडो या ऐसा डोर कि जो सन के तरफ फेस किया है उसमें से थोड़ी सी लिटिल सा उसको हमें ओपन करना है और फिर उसमें से जो लाइट पास होती है उसको हमें ऑब्जर्व करना है. Do you see some tiny shining particles moving in the beam of sunlight as shown in the figure number 15.7? What are these particles? तो यहाँ पे जो हमको फिगर दिखाई गई है 15 नंबर 7 ऑब्जर्विंग प्रेजेंस ऑफ डस्ट इन एयर विथ सनलाइट. तो यहाँ पे ये पूरा है वो क्या है, क्लोज रूम है जिसमें से ये एक होल है उसमें से सनलाइट है वो पास होके आ रही है. तो इसका ये जो बिम है, ये जो बिम हो उसमें हमको छोटे छोटे टाइनी डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं. During winters, you might have observed similar beam of sunlight filter through the trees within which dust particles appear to dance merely around. तो यहाँ पे बोला गया है कि जब भी विंटर होते हैं तो विंटर टाइम में क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं उसमें से ऐसे ही जो डस्ट पार्टिकल है वो हमको देखने को मिलते हैं. मेरली मीन्स की खुशी से नाचते हुए पार्टिकल्स हमको देखने को मिलते हैं. उस टाइम क्या होता है, जो लीव्स होते हैं उसके बीच में जो स्पेस होती है, अगर हम कहीं पे भी जो ट्रीज के शेडो में खड़े रहे तो उस टाइम पे जो ट्री के लीव्स के बीच की जो जगह होती है उसमें से कुछ अमाउंट में थोड़े बहुत सनरेज हमारे ऊपर आते हैं. तो वो सनरेज अल्टीमेटली क्या इंडिकेट करते हैं, दैट शोज द पाथ ऑफ सनलाइट. और यही सनलाइट के पाथ में हमको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल देखने को मिलते हैं. This shows that air also contains dust particles. The presence of dust particle in air varies from time to time and from place to place. तो यहाँ पे बोला गया है कि डस्ट पार्टिकल की प्रेजेंस है वो डिपेंड करती है टाइम पे और उसके प्लेस पे, कौन सी जगह पे और कौन से टाइम पे जो डस्ट पार्टिकल है उसकी अमाउंट है वो डिफर करेगी. We inhale air when we breathe through our nostril. Fine hair and mucus are present inside the nose to prevent dust particle from getting into the respiratory system. तो यहाँ पे हमारा नोज का स्ट्रक्चर अगर हमें पता हो तो नोज के अंदर टाइनी टाइनी हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है. तो वो क्या करते हैं, ये जो डस्ट पार्टिकल है वो जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं, जब भी रेस्पिरेशन प्रोसेस में ब्रीथ इन करते हैं तो उस टाइम ये डस्ट पार्टिकल हमारे नोज के अंदर नहीं चले जाए, इसके लिए दिस इज अ वन काइंड ऑफ फिल्टर सिस्टम जिसमें जो हेयर एंड म्यूकस होते हैं वो डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं. Do you recall being scolded by your parents when you breathe through your mouth? If you do that, harmful dust particle may enter your body. अम्मी यहाँ पे बताया गया है कि बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा कि जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो उस टाइम हमारे पेरेंट्स हम पे चिल्लाते हैं, डांटते हैं कि मुंह बंद कर और मुंह से सांस मत ले, नाक से ले. क्यों? बिकॉज सी जो हमारा नोज है उसके अंदर तो फिल्ट्रेशन सिस्टम है जैसे कि हेयर एंड म्यूकस होते हैं, बट अगर हम माउथ को ओपन करके सांस लेंगे तो वहाँ पे तो कोई भी फिल्टर सिस्टम नहीं है. तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो डस्ट पार्टिकल है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे. We may conclude then that air contains some gases, water vapor and dust particle. तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि एयर में क्या होते हैं, कुछ गैसेस होते हैं, वाटर वेपर होती है और उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. The gases in air are mainly nitrogen, oxygen and small amount of carbon dioxide and many other gases. However,
there may be some variation in the composition of air from place to place. तो यहाँ पे बताया गया है गैसेस में मेनली कौन से गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और उसके अलावा कुछ और गैसेस भी होते हैं, और इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या करती है, डिपेंड करती है प्लेस पे. We see that air contains mostly nitrogen and oxygen. In fact, these two gases together make up 99% of the air. The remaining 1% is constituted by carbon dioxide and a few other gases and water vapor as shown in the figure number 15.9. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एयर है, एयर में मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है. ओके, यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा पोर्शन है, फिर उसके बाद है ऑक्सीजन, और ये थोड़ा सा ही अमाउंट है जिसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस. हाउ डज ऑक्सीजन बिकम्स अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन द वाटर एंड सॉइल. तो जो एनिमल्स है एंड प्लांट है कि जो वाटर में और सॉइल में रहते हैं, उसको ऑक्सीजन कैसे मिलता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 5 इज गिवन. टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर. हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड वेल बिफोर द वाटर बिकम्स टू बॉइल. लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस of the container. Do you see tiny bubbles on the inside as shown in the figure number 15.10. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें मेटल और ग्लास कंटेनर में सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे, उसको बॉईल करेंगे, हीट करेंगे. तो क्या होगा, उससे क्या होगा, ये चीज़ हम ट्राइपॉड पे नहीं, हमारे गैस स्टोव पे भी कर सकते हैं. जब भी अगर आपने देखा हो कि जब भी हमारी मदर होती है वो बॉईल करती है, जो वाटर है उसको बॉईल करती है, पानी को उबालते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसकी जो सरफेस होती है वहाँ पे आपको इस तरीके से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं. राइट, इस तरीके से हमको ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पे बताया गया है दिस बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर. When you heat the water to begin with, the air dissolved in it escape. तो ये बबल क्यों क्रिएट होते हैं, बिकॉज वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, वाटर में भी डिसॉल्व एयर होती है. तो जब भी उसको हम गर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, जो एयर है, जो एयर बबल्स है वो क्रिएट होंगे. तो वो क्या इंडिकेट करते हैं कि वाटर में जो एयर है वो क्या हो रही है, एस्केप हो रही है, गर्मी से उसमें से वेपर फॉर्म हो रही है. As you continue heating, the water itself turns into vapor and finally begins to boil. जैसे ही हम हीटिंग कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा बॉईल करेंगे, उससे क्या होगा, जो पानी में जो एयर की अमाउंट है वो चली जाएगी. दैट मीन्स कि एयर कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, और उसके बाद फाइनली उसमें क्या हो जाएगा, वाटर अमाउंट रिमेनिंग रहेगा. We learned in chapter number 8 and 9 that the animals living in water use the dissolved oxygen in water. तो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, पहले चैप्टर नंबर 8 एंड 9 में, कि ऐसे एनिमल्स के जो वाटर बॉडीज में लीव करते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में उसका यूज करते हैं. The organism that live in soil also need oxygen to respire, isn't it? How do they get the air they need for respiration? तो यहाँ पे बोला गया है कि जो सॉइल में ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म है कि जो सॉइल में रहते हैं, राइट, जैसे कि अर्थवॉर्म है, और वी कैन से बहुत बार रैट्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, बरोज, दैट मीन्स की बिल होती है, जैसे स्नैक्स होते हैं, रैट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल में अपनी बिल बना के उसमें रहते हैं. तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जो सॉइल के अंदर रहते हैं, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए, और वी कैन से वो अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 6 इज गिवन. टेक अ लंप ऑफ अ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास, एड वाटर टू इट, एंड नोट व्हाट हैपेंस एज शोन इन द फिगर नंबर 15.11. डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम सॉइल?
These bubbles indicate the presence of air in the soil. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले तो हम थोड़ी अमाउंट में सॉइल लेंगे एक बीकर में, और उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, पानी ऐड करेंगे. तो जब भी हम पानी ऐड करेंगे तो हमको उसके बाद तुरंत ही ऑब्जर्व करना है, तो हमको उसमें से कुछ थोड़े थोड़े जो एयर के बबल्स हैं वो बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे. तो ये क्या इंडिकेट करता है, दिस बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल. When the water is poured on the lump of soil, it displays the air which is seen in the form of bubbles. The organisms that live inside the soil and the plant roots respire in this air. A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil. तो यहाँ पे क्या बोला कि ये जो हमको एयर बबल्स देखने को मिले, जब भी हमने वाटर डाला सॉइल पे तो उसके थ्रू जो हमको एयर बबल्स देखने को मिले, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एयर इन दी सॉइल. तो यही एयर में से वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है कि जो सॉइल में लिव करते हैं, वो यही एयर में से अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं. These burrows also make space available for air to move in and out of the soil. However, when it rains heavily, water fills up all the spaces occupied by the air in the soil. In this situation, animals living in the soil have to come out for the respiration. Could this be the reason why earthworms come out of the soil only during the heavy rains? तो यहाँ पे बोला गया है कि जो बरोज होती हैं वो उससे क्या होता है, उससे स्पेस मिलती है एयर को अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए. और कुछ टाइम ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि इन केस ऑफ हैवी रेन, जब भी ज़्यादा बारिश होती है तो वो टाइम पे क्या होता है, वो टाइम पे ये सारे जो बरोज होते हैं, मिल्स होती हैं, उसमें भी पानी भर जाता है. और बहुत ज़्यादा हैवी रेन होने के केस में जो हमारी लैंड एरिया है उसमें भी बहुत सारी जगह पे पानी भर जाता है. तो वो टाइम पे क्या होगा, वो टाइम पे जो एयर है उसकी जगह पे एयर की स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, वाटर ऑक्यूपाई कर लेता है. तो इस केस में जो सॉइल ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, वो अपना ऑक्सीजन नहीं ले पाते. तो वो टाइम उसको क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को सर्वाइवल के लिए जो सॉइल है और वी कैन से लैंड एरिया है उससे बाहर आना पड़ेगा, और जो अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर आना पड़ता है. तो दैट इज वाई ये एक रीजन है कि वाई अर्थवर्म कम आउट ऑन द सॉइल ओनली ड्यूरिंग द हैवी रेन्स. Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up through a large number of organisms are consuming it? Who is refilling oxygen in the atmosphere? तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होगा कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो रहा है, बिकॉज सारे ऑर्गेनिज्म है वो अपने सर्वाइवल के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करता है. तो ये ऑक्सीजन खाली क्यों नहीं होता है, कौन है कि जो ये ऑक्सीजन है उसको रिफिल करता है एनवायरमेंट में लिए. हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? In chapter number 7, we read about photosynthesis. In this process, plants make their own food and oxygen is produced along with it. Plants also consume oxygen for respiration, but they produce more of it than they consume. That is why we say plants produce oxygen. तो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 7 में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखी थी. उसमें क्या होता है, प्लांट जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या करते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और उसके अगेंस्ट में जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज करते हैं. इट इज ऑब्वियस दैट एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट. द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animal and by the photosynthesis in plants. This shows the independence of plant and animals. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो एटमॉस्फेयर में कैसे मेंटेन होता है, तो वो मेंटेन होता है थ्रू द रेस्पिरेशन इन द प्लांट एंड एनिमल. We can now appreciate how important air is for life on Earth. Are there any other uses of air?
हैव यू हर्ड अबाउट अ विंडमिल? तो यहाँ पे बोला गया है कि एयर का इसके अलावा कोई यूज है, तो यहाँ पे विंडमिल का जिक्र किया है। विंडमिल सभी ने देखी होगी, यहाँ पे आपको दिखाई गई है फिगर नंबर 15.12 अ विंडमिल। द विंड makes the windmill rotate. The windmill is used to draw water from tube well and to run flow mills. तो यहाँ पे विंडमिल क्या करती है? विंडमिल विंड की हेल्प से रोटेट करती है। जब भी हवा आती है तो हवा की वजह से क्या होता है, ये जो पोर्शन है वो घूमता है, तो उससे क्या होता है, उससे कुछ एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। द विंडमिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल। इसके साथ साथ विंडमिल जो ट्यूबवेल में से पानी को अगर खींचना हो तो उसके लिए भी विंडमिल का यूज होता है। विंडमिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने बोला कि वो क्या करती है, एनर्जी क्रिएट करती है। एनर्जी क्रिएट करती है दैट मीन्स कि वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग yachts, gliders, parachutes and aeroplanes. Birds, bats and insects can fly due to the presence of air. Air also helps in the dispersal of seeds and pollen of flowers of several plants. Air plays an important role in water cycle. तो यहाँ पे इसके अलावा जो एयर है उसके यूजेस बताए गए हैं। जैसे बर्ड्स, बैट्स और इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसके साथ साथ एयर से क्या होता है, डिस्पर्सल, दैट मीन्स की फैलाव, जो फैलाव होता है, फैलाव मीन्स की जो सीड्स होते हैं वो फैला के उड़ के एयर के साथ ब्लो होके आगे की जगह पे चले जाते हैं और उसके थ्रू जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और जब भी उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, वाटर मिलता है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो जर्मिनेट होता है। इसके साथ साथ जो फ्लावर की पोलन ग्रेन्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, वो एयर के साथ सेवरल प्लांट्स के ऊपर जाके मिल जाती हैं और वीकेंड से वो एयर के साथ ब्लो होके आगे चले जाते हैं। तो यहाँ से हमको पता चला कि एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दी वाटर साइकिल एज वेल। जो वाटर साइकिल है उसमें भी एयर क्या करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। So here we complete chapter number 15.